हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 जी हाँ झारखंड बोर्ड के क्लास 10th का जो सोशल साइंस की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप ये सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड है ना, रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा गया सवाल है। इसीलिए मैं सारे सवालों को एक बार करा देता हूं। आप लोग सभी सवालों को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसको आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से समझते हो तो आप अपने शब्दों में भी आप इसके उत्तर को लिख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण सवाल है जिसे करना जरूरी है। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल क्या दिया गया है कि मरियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो मरियान और जर्मेनिया कौन थे, है ना, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता और न्याय के गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया, है ना। जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, फ्रांस का लड़ाई हो रहा था, उस समय स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए किसका सहारा लिया, तो नारी प्रतीकों का लिया। इसमें मरियान और जर्मेनिया जो है अत्यधिक प्रसिद्ध है ना। अब देखते हैं कौन कौन है मरियान और जर्मेनिया, इनके बारे में चित्रित करने के लिए कहा गया है। तो मरियान यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक का यही नाम दिया है ना। क्या दिया, जो फ्रांस ने क्या किया, अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया, क्या, मरियान दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। इस चित्र को अगर आप देखेंगे, है ना, इस चिन्ह को, तो इसमें स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक जैसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई थी। इनकी जो मरियान का जो ये प्रतिमा थी उनको बहुत सारे चौक चौराहों पे लगाई गई थी, बहुत जगह, ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रही, है ना। इसलिए लगाई गई थी ताकि लोगों को क्या है, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र के प्रतीक याद आते रहे, है ना, जनता को। मरियान की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। याद ये भी चीज रखिएगा कि मरियान का जो है ना सिक्का पर और डाक टिकटों पर भी अंकित किया गया था। अब देखते हैं जर्मेनिया कौन है। तो जर्मेनिया जिस तरीके से मरियान जो फ्रांस का नारी रूपक थी, उसी प्रकार जर्मेनिया भी जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलुत पत्तों के समान को मुकुट पहनती थी। ये क्या पहनती थी, वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन में बलुत वीरता का प्रतीक है ना। जर्मन में क्या है, बलुत का वीरता का प्रतीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ था कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। क्या लिखा था, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र का प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। ठीक है, समझ में आ गया कि जो मरियान था वो नारी रूपक किसकी थी, तो वो फ्रांस की थी, है ना, और वहां की जो है स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जर्मेनिया, तो ये जर्मन की नारी रूपक थी और ये क्या थी, जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र का प्रतीक बनकर के उभरी थी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे सवाल देखते हैं। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। सिंपल सा है क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं है, कि भारत में जो है वन का मतलब जंगल का और वन्य जीवन का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए वो आपको बताना है ना। हमें जंगलों को क्यों बचानी चाहिए। तो देखिए, वन अनेक प्रकार के पौधे, जीव जंतु और अन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। जी हाँ, वन क्या करते हैं, जितने बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव जंतु का आवास प्रदान करते हैं, वो उनका क्या है, घर है। जिस प्रकार हम लोग का घर है ना ईंट का, उसी प्रकार जो है जीव जंतु का घर क्या है, जंगल है, तो आवास प्रदान करते हैं। दूसरा क्या है कि इससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है ना, तथा सभी को अच्छा जीवन प्राप्त होता है। इससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है ना। वन किसी विशेष स्थान के मौसम संबंधी घटकों को बनाए रखते हैं, वहां जैसे वर्षा, तापमान और आर्द्रता। वन क्या करता है, जैसे अगर जहां पे जंगल नहीं वहां पे बारिश ही नहीं होती, जिस राजस्थान में जल्दी बारिश ही नहीं होता है बहुत समय के बाद, तो यहाँ पे क्या करता है वन जो है ना, ये मौसम को भी कंट्रोल करता है, मौसम को भी एक घटक बनाए रखता है ना। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, ये सभी चीजें क्या है, वन बनाए रखती है। तो ये भी जरूरी है, इसलिए हमें बचानी चाहिए। ये हमें बचाते हैं वैश्विक उष्णता से, ग्रीन हाउस प्रभाव से, जो मौसम परिवर्तन का आभार कर सकते हैं।
ठीक है, बात समझ में आई। ये वैश्विक उष्णता हमें गर्मी से बचाते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचाते हैं, इसलिए हमें वन को बचानी चाहिए। और क्या है, वन जल मृदा संरक्षण करते हैं। जी हाँ, वन क्या करता है, पानी को भी रोके रखता है, मिट्टी को भी संरक्षण करता है, और सूखा और बाढ़ जैसे समस्याओं को रोकते हैं। अगर मान लो कि पूरी तरीके से झारखंड में जंगल ही खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बारिश होगी? नहीं होगी, है ना। यहाँ क्या मिट्टी का संरक्षण होगा? नहीं होगा। यहाँ पे बाढ़ जैसी समस्याएं आएगी। बात समझ में आए बोले सर? बिल्कुल समझ में आ गया, अपने शब्दों में लिख देंगे इसे। अगला सवाल देखिए क्या है, हमें हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यक है? खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक? खनिजों के लिए संरक्षण के किन्हीं 3 विधियों को लिखें। देखिए, दो तरीके से सवाल पूछ सकता है कि हमें खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, या फिर हमें हमें खनिजों के संरक्षण के क्यों आवश्यक है और इन्हें किन तीनों को विधि। तो खनिज को हमें क्यों जरूरी है, उसको संरक्षण करना क्यों जरूरी है? जिस प्रकार अभी हम लोग वन को संरक्षित कर रहे थे, तो हमें खनिज को भी क्यों बचाना चाहिए, क्यों संरक्षण करना चाहिए? तो देखिए, खनिज को एक बार उपयोग करने के उपरांत उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है। जी हाँ, अगर खनिज है, जैसे मान लो कोयला, अभ्रक वगैरह जितने भी खनिज हैं, उनका हम एक बार प्रयोग कर लेंगे तो उसको हम फिर से उपयोग में नहीं ला सकते हैं, है ना। तो खनिजों को दुरुपयोग किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर हम खनिजों का दुरुपयोग कर देंगे, सही उपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, जितना हो सकता है उतना हम खनिज का उपयोग करेंगे, तो आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। इसलिए खनिजों का संरक्षण करना क्या है? आवश्यक है। कहते हैं ना कि विकास करो लेकिन ऐसा विकास नहीं करो कि भावी पीढ़ी को दिक्कत हो जाए, है ना। क्या करो? सतत पोषणीय विकास करो, मतलब कि आने वाले पीढ़ी के भी लिए बचा रखो और उसके बाद भी विकास करो, ये चीजें होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके 3 विधियां क्या क्या हो सकता है कि आप खनिज को कैसे संरक्षण कर सकते हैं। तो खनिजों का उपयोग सुनिश्चित ढंग से करेंगे। जी हाँ, हम खनिजों का उपयोग कम ही करेंगे, है ना, सुनिश्चित ढंग से, जितना उपयोग हो उतना ही करेंगे, है ना। खनिजों को बचाने के लिए उनके स्थान पर अन्य वस्तुओं का उपयोग करने के लिए सोचना चाहिए। जी हाँ, खनिजों की जगह अगर कोई उसका कोई सप्लीमेंट, कोई दूसरा चीज है, तो हम उस चीज का प्रयोग करेंगे, खनिज को बचाएंगे, है ना। जहां जैसे संभव हो, जैसे कि अभी बात करें हम लोग कोयला से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, तो हम चाहेंगे उस कोयला की जगह हम क्या करेंगे ना, सूरज से खाना बनाएंगे। बोले सर ये कैसे पॉसिबल है? अरे अभी सौर ऊर्जा के लिए गोबर गैस हो गया, ये सारी चीजें से हम लोग क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा? हमारा खनिज बचेगा। जैसे संभव धातुओं के चक्रीय उपयोग को बढ़ावा देना। जी हाँ, हम क्या करेंगे कि धातुओं को फिर से उपयोग में लाएंगे। जैसे कि लोहे का गला कर लोहा बनाना, जैसे लोहे की कोई वस्तु है उसको फिर से हम बेच देंगे और उसको गला करके फिर से उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोहे का खराब हो गया तो उधर मिट्टी तरफ फेंक दें, वो गल करके वैसे खत्म हो गया। सोने को गला कर सोना बनाना, ये तो खैर भाई कोई फेंकेगा नहीं, सोना का गला करके सोना ही बनाएगा, ये तो सही बात है, सोना इतना महंगा है ना। चलो, अगला सवाल क्या है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? तो कृषि आधारित उद्योग मतलब कृषि से जो रिलेटेड उद्योग है, फैक्ट्री है, और खनिज से आधारित जो फैक्ट्री है, उनमें क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले मेन चीज क्या होता है ना, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना तो आपको लगेगा बहुत हार्ड है, और क्वेश्चन समझ में आएगा तो लगेगा तो इसको तो अपने शब्दों में हम लिख सकते थे। ऐसा बाद में कब? जब एग्जाम से लिख कर आओगे तब, है ना। तब इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं क्वेश्चन समझने का प्रयास, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अरे तो 10 लाइन, 12 लाइन, 8 लाइन, 6 लाइन जरूर ही लिख दोगे अपने मन से, है ना। कोशिश करना है पॉइंट वाइज करके लिखना है, जो याद है अच्छी सी बात है, लेकिन जो नहीं याद है उसको भी लिखना है। ऐसा नहीं कि पेपर खाली छोड़ के आ जाओगे। अगर पेपर खाली छोड़ोगे तो पता है ऐसे कर दिया जाएगा और आगे निकल दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी आप लिखते हो 2 लाइन 4 लाइन उसके बारे में तो आपको 2 नंबर 1 नंबर जो भी है दे दिया जाता है। इसलिए खाली पेपर को नहीं छोड़ना है, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग है जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु का उत्पादों का उपयोग करते हैं। सिंपल सा है, कृषि आधारित उद्योग वो उद्योग है जो कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग करते हैं? वनस्पति का, जंतु उत्पादों का उपयोग करते हैं। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम, रबड़, चाय, चीनी, कॉफी, वनस्पति तेल उद्योग जो है ये कृषि आधारित उद्योग है। जी हाँ, अगर किसी को सूती वस्त्र अगर बनाना है तो वो कृषि का कच्चा माल का उपयोग करेगा। ऊन बनाना है तो भी, पटसन बनाना है तो भी, चीनी, चाय, रबड़ जो भी बनाना है वो क्या है? कृषि आधारित है। अगर ये कृषि पे आधारित है तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग खनिज आधारित उद्योग क्या होता है। तो खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का
उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जी हाँ, किसको उपयोग करते हैं? खनिजों अयस्क का उपयोग करते हैं कच्चे माल के रूप में। लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार, है ना, पेट्रो रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग के उदाहरण है। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, बिल्कुल, जो भारत के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर पर स्थित है। जी हाँ, भारत जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद यहाँ पर कुछ किलोमीटर क्या है, वो श्रीलंका है। इसकी आबादी 2 करोड़ लगभग है। कितना है? लगभग 2 करोड़। और अर्थात हरियाणा के बराबर है ना, हरियाणा के बराबर, ये भी याद रखें। बेल्जियम की ही भांति यहाँ पे कई जातीय समूह में लोग रहते हैं। जैसे देश की आबादी का कोई 74% भाग जो है सिल्ही लोग है, और 18% लोग जो है तमिल है। बाकी जो भाग जो बच जाते हैं वो छोटे छोटे जाति जैसे ईसाई, मुसलमान का है ना। देश के उत्तर पूर्वी भागों में तमिल लोग रहते हैं। देश के, ये श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग में अगर बात करिए कोना में, तो वहाँ पे कौन लोग रहते हैं? तो वहाँ पे तमिल लोग रहते हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिल्ही लोग बहुसंख्यक में है। तो ये है वहाँ की बनावट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। व्याख्या करें कि किसी देश की आर्थिक विकास सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का होना अनिवार्य है। इसके लिए मुख्य कारण निम्न है। देखिए, देश में जो है ना, सार्वजनिक क्षेत्र का होना जरूरी है। अगर निजी क्षेत्र ज्यादा बढ़ जाएगा ना तो फिर मनमानी चलेगा यहाँ पर, है ना। इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र का होना बहुत ही जरूरी है। ये किस प्रकार देश को लाभ करती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र बहुत सी आवश्यक वस्तुओं को उचित दामों में उपलब्ध करवाता है, जो निजी क्षेत्र कभी भी नहीं कर सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या करता है? बहुत सारी ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जिसको क्या है, बहुत ही एक उचित दाम में, जितना दाम होता है उतना में वो उपलब्ध करवा देता है। जैसे अभी बीज ऊज हो गया, किसान उसान का धान उन जो होता है, वो सब चीज एकदम एक उचित दाम में उपलब्ध करवाता है। लेकिन अगर मान लीजिए सरकारी ना होता, सार्वजनिक क्षेत्र का ना होता, तो क्या होता? जो निजी क्षेत्र के लोग होते हैं, है ना, वो सब क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा दामों पर बेचते हैं। तो ये, उसके बाद देखते हैं क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र भारी उद्योग का निर्माण कर सकता है। जी हाँ, भारी उद्योग का निर्माण कर सकता है सार्वजनिक क्षेत्र में, ऐसा करना हाँ, और ये निजी क्षेत्र में ऐसा करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि धन की ज्यादा आवश्यकता है, और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है, धन है तो वो हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लोगों की सेवा करना होता है, क्योंकि लाभ कमाना का ध्येय नहीं होता। लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता है सार्वजनिक क्षेत्र का, है ना। जो सरकारी होता है उसको लाभ कमाने का उद्देश्य होता है नहीं, उसका सेवा करना होता है। जबकि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता है। याद रखिएगा। एक पेय फसल का नाम बताएं, है ना, तथा उनको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। देखिए, इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा, आपको चाय के बारे में लिखना है। किसके बारे में? पेय फसल। पीने वाला फसल क्या है? चाय है। और चाय वाला तो आप लोग का आता ही आता है। तो चाय की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें और 4 उत्पादक राज्यों का नाम बताना है आपको। इससे पहले मैंने चावल के भौगोलिक परिस्थितियां वाला बता दिए थे, ठीक है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे देख लीजिएगा, और मैंने इस वीडियो के बाद में और भी बता दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं और जितने भी आप लोग आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या दिया है कि चाय पेय फसल है, इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है ना। तो देखिए क्या क्या है, 4 पॉइंट में लिखा हुआ है। इसकी कृषि हेतु लेटराइट मिट्टी और ढाल भूमि की उत्तम होती है। सिंपल है। चाय के बारे में आपको क्या याद रखना है? लेटराइट मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, और भूमि जो है ढाल भूमि होनी चाहिए, ढालू भूमि उत्तम होती है इसके लिए, है ना। ऐसा नहीं कि एकदम धान के जैसा एकदम ऐसा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। इसमें कुशल एवं सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। इसमें कुशल भी चाहिए और सस्ते श्रमिक है। और इसमें जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा के लिए उपयुक्त होती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना, कि चाय के लिए क्या क्या चाहिए। तो लेटराइट मृदा चाहिए और ढालू भूमि चाहिए, है ना, और सस्ते और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। और 20 से 30% क्या से डिग्री सेल्सियस तापक्रम होना चाहिए। और 150 से 200 जो है वर्षा के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और सवाल पूछ दिया कि किन्हीं चार राज्यों का नाम बताए जो चाय के उत्पादक के लिए। तो सबसे पहला तो आपका असम आ जाएगा, है ना। जो मैंने बता रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने लिख नहीं पाया यहाँ पर। पश्चिम बंगाल हो जाएगा दूसरा नंबर पर, ठीक है। तीसरा नंबर पे जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका लास्ट जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर जो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। तो ये सभी क्या है कि चाय के प्रमुख उत्पादक देश हैं, है ना, परमाणु राज्य हैं, याद रखेंगे। राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 चुनौतियों को लिखना है आपको, ठीक है। तो राजनीतिक दल के किन्हीं 4 चुनौती को लिखना है।
राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है? देखिए, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उसके लिए क्या चैलेंजेस है ना, क्या चुनौती है, उसके बारे में आपको लिखना है। सिंपल है, 4 चुनौती मैंने लिख रखा है। सबसे पहला अगर बात करें हम लोग, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। वहां पर क्या होता है? आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। बोले सर ये क्या होता है? तो जो पॉलिटिकल पार्टी होता है मेरे बच्चे, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें एक लीडर होता है, एक नेता होता है ना। देखिए, राजनीतिक दल में प्राय आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। इसका अभिप्राय यह है कि दल का संपूर्ण शक्ति उसके शीर्षस्थ नेताओं के हाथ में सिमट कर रह जाती है। मतलब कि जो उसमें जो लीडर होता है उस पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें पूरा का पूरा क्या होता है? शक्ति होता है। वही उसका क्या कर सकता है? अपने नियम को, फैसला को अकेले लेता है ना। शीर्षस्थ नेताओं द्वारा सामान्य कार्यकर्ता को अंधेरे में रखा जाता है और पार्टी के नाम पर सारे फैसले स्वयं लेता है। मतलब पार्टी तो सब कोई है, लेकिन इसमें जो लीडर है वही उसका फैसला लेता है। इनमें से किसी किसी व्यक्ति का जो है, पॉलिटिकल पार्टी में जो सपोर्टर लोग हैं, उन लोग को अगर मान लो वो चीज जो वो फैसला लिया है वो अगर सहमत नहीं है, तो वो क्या करते हैं? पार्टी छोड़ने के लिए इसके पास और कोई भी उपाय नहीं बचता है। अगर मान लीजिए कि हम लीडर है, आप लोग सपोर्टर है, अगर हम कोई निर्णय ले लेते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी का है, कोई पार्टी का है, और हम कोई निर्णय लेते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, आप सहमत नहीं उस चीज़ से, तो आप क्या करोगे? हमारी पार्टी को आप छोड़ दोगे, है ना। तो यहाँ पर लोकतंत्र का अभाव है। यहाँ पे लग रहा है लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र का अभाव है यहाँ पर। ठीक है, पहला पॉइंट, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आपको अंदर में कुछ भी लिखेंगे, आप पॉइंट को बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका हो गया कि वंशवाद की चुनौती। जी हाँ, यहाँ वंशवाद होती है, मतलब बेटा का बेटा बेटा, बेटा का बेटा, मतलब राजा का बेटा, इस टाइप से होता है यहाँ पर। राजनीतिक दलों में वंशवाद की एक बड़ी चुनौती है, जहां परिवार के सदस्यों को ही प्राथमिकता दी जाती है और योग्य उम्मीदवार का अवसर नहीं मिल पाता है। मतलब कि क्या होता है यहाँ पे? वंशवाद का भी चुनौती होता है एक तरीके से। अगर मान लीजिए कि हम एक नेता है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने परिवार को ही हम अपने नेता खड़ा करेंगे अपने बाद। लेकिन अगर मेरे सपोर्टर में कोई योग्य उम्मीदवार है तो उसको अवसर नहीं मिलता है। तो ये भी तो वंशवाद की एक चुनौती हो गया। तो 2 मैंने बता दिया। तीसरा देखेंगे, पैसा का बहुबल का बढ़ता प्रभाव। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। क्योंकि देखो, पढ़ाना तो सिर्फ हम पढ़ करके आगे चले जाएंगे, टाइम चला जाएगा और जल्दी हो जाएगा और हम पढ़े, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ समझ में आ जाए। हो सकता है कि आपको मेरे बताया वो बात आप लोग लिख लो वहां पर, है ना, इसीलिए मैं बता देता हूँ। और ये सिर्फ नहीं, मैंने जितने भी पहले भी सवाल करे, मैंने कोशिश किया है कि आप लोग को समझाने का प्रयास। अभी आप लोग और बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन कौन से मैंने सवाल को करवाया है। राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं और इसलिए वो धन बल का बहुबल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या है? चैलेंजेस यहाँ पर। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो राजनीतिक दल में जीतने के लिए क्या करते हैं? वो पूरा पूरा पैसा लगा देता है। देखिए, जाति और संप्रदाय की बाध्यता भी होती है, ये भी एक चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, है ना। कई दलों में कई खास जाति का संप्रदाय का प्रभुत्व होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पार्टी है, तो उसमें कोई खास, मतलब क्या बोलेंगे, कोई खास जात के लोग उसमें ज्यादा है, उसमें बहुसंख्यक है, बहुत ज्यादा है, तो वो उसका नहीं सुन करके अगर वो अपना सुनना चाहेगा तो वो नहीं सुन सकता। इसके लिए वो बाध्यता होता है, वो बाध्यता होता है कि नहीं, उसी का सुनना हो पड़ेगा, वरना अगला बार हमको वोट उन लोग नहीं देगा, है ना। इस सिद्धांतों को व्यापक जनाधार तक ले जाने के लिए राजनीतिक दल इन तत्वों से छुटकारा पाने में चाह कर भी असमर्थ होते हैं। मतलब कि वो चाहते भी हैं कि हम ये ना करें, हम दूसरा करें, लेकिन उसके जो सपोर्टर हैं, जो उनके जाति का, जो बहुसंख्यक जाति के जो उसको जिताए हैं, वो उस पर फिर बाध्यता होते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं चारों पॉइंट आपको याद रखिएगा। चारों पॉइंट क्या क्या मैंने बोला? पहला मैंने बोला कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है, दूसरा वंशवाद की चुनौती, तीसरा होता है पैसा और बहुबलता का बढ़ता प्रभाव, चौथा मैंने बोला जाति और संप्रदाय की बात है। ये बस 4 पॉइंट को आपको याद रखना है, अंदर आप लोग अपने मन से लिख देना। ठीक है, देखिए, आप जब भी इस तरीके से सवाल आता है तो पॉइंट में याद करने का प्रयास करो, चूंकि पॉइंट याद हो जाएगा आपको। ठीक है, पॉइंट याद हो जाएगा, या फिर आपको अगर उस कहानी का याद है तो पॉइंट आपको अपने से भी बना सकते हैं। चलिए, यहाँ हम लोग कुछ देख लेते हैं। दो मैंने चित्र को उठाया है, ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, है ना। इसको बस 10 सेकेंड का काम है, तो देख लेते हैं। अगर अच्छा है तो, अगर आ जाएगा तो बढ़िया बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, है ना, इसके लिए ये नहीं है। चूंकि मैं रैंडमली एक चित्र को उठाया था, ये, है ना। तो क्या है, हजारीबाग, अजमेर, लौह अयस्क और क्षेत्र चेन्नई बेंगलोर। यहाँ पे क्या है ना कि कुछ जगहों के नाम दिया गया है ना। खनिज उत्पादक केंद्र का नाम दिया हुआ है यहाँ पर। आपको यहाँ पर चूज करना है कि कौन कहाँ पर होगा। तो पहला नंबर पे क्या होगा, दूसरा नंबर पे क्या होगा, तीसरा नंबर पे क्या होगा और चौथा नंबर पे क्या होगा, पांचवा नंबर पे क्या होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखें तो ये पहला नंबर पे जो है आपका राजस्थान वाला क्षेत्र में जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है?
ये राजस्थान वाला क्षेत्र में जा रहा है। तो इसका उत्तर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया हुआ है ना, चारों ऑप्शन को एक आप लोग का उत्तर बताते हैं, ठीक है। हाँ, कहाँ पर ऑप्शन जी? आपका ऑप्शन है आपका हजारीबाग, अजमेर, लौह अयस्क क्षेत्र, चेन्नई, बंगलोर। चेंगलोई तो होगा नहीं, मंगलोर भी नहीं होगा, तो यहाँ पर अजमेर होगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान में आपका अजमेर है। देखिए राजस्थान वाला क्षेत्र अजमेर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अजमेर क्षेत्र हो जाएगा, है ना, जो खनिज उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा नंबर पर अगर बात करें हम लोग, तो ये आपको मे भी हमको लग रहा है झारखंड के ऊपर उड़ीसा, है ना। तो दूसरा नंबर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर, अच्छा नहीं, झारखंड का है ना, झारखंड का है, तो ये आपका हजारीबाग हो जाएगा यहाँ पर, है ना। हजारीबाग, झारखंड में हजारीबाग है कि नहीं? बिल्कुल है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अगर तीसरा में बात करें, यहाँ पे नीचे आ जाइए, थोड़ा सा ये नीचे आ जाइए, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर पे अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एक लौह अयस्क क्षेत्र है ना। उसके बाद चौथा नंबर पे आ जाइए, तो चौथा नंबर पे जो आपका हो जाएगा इसमें चेन्नई, है ना, चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। और पांचवा नंबर पे हो जाएगा मंगलुरु हो जाएगा, ये चीज़, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि भारत के दिए गए मानचित्र को पढ़कर चिन्हित क्षेत्र का, देखिए नवेली कोयला खान कहाँ पर है, झरिया रायनगंज कहाँ है, दिग्बोई कहाँ है, मुंबई हाई और सिंगरेनी कहाँ है। तो चलिए सबसे पहला अगर बात करें हम, पहला नंबर यहाँ दिया गया है और पहला नंबर यहाँ पर है, जो ये है ना दिग्बोई है। क्या है ये? दिग्बोई है, जो कि असम में है ना। और ये तेल तेल के लिए प्रसिद्ध है ना, तेल उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? अच्छा, ऑप्शन क्या बोले इसमें, पहला नंबर पे आपका दिग्बोई हो जाएगा। दूसरा नंबर पे अगर बात करें हम लोग, यहाँ पर है दूसरा नंबर। और दूसरा नंबर अगर बात करें तो ये झारखंड पे पड़ रहा है ना, तो ये आपका झरिया रानीगंज पड़ जाएगा, है ना, झरिया रानीगंज पड़ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर जो है ये आपका कहाँ पर है? तेलंगाना में है ना, तेलंगाना में है। और तेलंगाना में कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ये आपका हो जाएगा सिंगरौनी। क्या हो जाएगा? सिंगरौनी कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम लोग, चौथा नंबर यहाँ पर है ना, चौथा नंबर ये मुंबई क्षेत्र में पड़ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? देखो मुंबई हाई, बिल्कुल मुंबई क्षेत्र पड़ रहा है ना, महाराष्ट्र मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई, यही ना महाराष्ट्र पूरा। चलिए उसके बाद पांचवा नंबर पे आ जाए यहाँ पे, तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन है यहाँ पर? तो नवेली कोयला खान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें पांचवा नंबर में ये हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये तो बच्चों आप लोगों का आज कुछ सवाल मैंने करवा रखा है, और इससे पहले मैंने और भी सवाल करवा दिया है। अगर आप वो सारे सवाल को नहीं देखे ना, तो हमारे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। जैसे कि आप देख सकते हैं कौन कौन से सवाल है। समुद्र 77 क्या है ना, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, भारतीय कृषि के दो विशेषता, लौह अयस्क का लौह खनिज के बारे में राजनीतिक दल का क्या अर्थ है ना, आर्थिक असमानता क्या है ना। उसके बाद और भी मैंने करा है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, स्पेनिंग जेनी क्या है, इसका आविष्कार किसने किया, उदारवाद से क्या अर्थ है ना, गिडमिटिया। अब ये सारे सवालों को आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लेंगे। ऐसा नहीं कि बस एक वीडियो देख करके और बोलेंगे सर इससे कुछ भी नहीं आया, इससे एक आया, दो आया, ऐसा नहीं है ना। आप लोग को पहले वाले वीडियो को जरूर देखना है। सांप्रदायिकता क्या है, नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं, मैंने बहुत अच्छे से, जिस तरीके से आज मैंने समझाया ना, उसी तरीके से मैंने और भी समझाया। देख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन, है ना। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, ब्रिटेन वुड्स समझौता का अर्थ क्या है। फिर उसके बाद अगर बात करें, ये भी मैंने करवाया, 19वीं सदी के मध्य में मुंबई आबादी की भारी वृद्धि क्यों हुई, कारण बताया ना आप लोग को, है ना। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। इसके बाद अगर बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों को सूती कपड़े, रेशमी के नियमित आपूर्ति सुनिश्चित। ये सारे रिपीटेड सवाल है, मैंने वही सब सवाल को करवाया, पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों दिए जाते थे, है ना। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव के किसानों और कारीगरों के काम करवाने के लिए 3 कारणों का व्याख्या करें। महामंदी के कारणों को, ये तो अबर मैंने करवाया था ना, महामंदी, राजनीतिक दल, ये सब चीजें, है ना, रॉलेट एक्ट, गांधी, है ना। उसके बाद साइमन कमीशन का संक्षिप्त करना, जर्मनी एकीकरण का प्रक्रिया को बताना था आपको, इटली एकीकरण की प्रक्रिया को बताना था, है ना। और भी देखेंगे खिलाफत आंदोलन से संक्षिप्त, ये चीज़ें मैंने ये सब करवा दिया है, ठीक है। और अगर नीचे बात करें ज्योग्राफी का भी मैंने बहुत सारे सवाल को करवाया है। थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से सवाल हैं, ये सब देख सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का आर्थिक उपभोग कैसे हुआ, है ना। उसके बाद समयापत्ता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, नवीकरणीय अनवीकरणीय बहुउद्देश्य नदी परियोजना के होने वाले लाभ और हानि, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जल दुर्लभता क्या है, इसके बारे में मैंने बता रखा था। मैं अगर आप राजस्थान वाला बता दिए थे। उसके बाद ये सब मैंने बहुत सारे सवाल को करवा रखा है, अगर आप नहीं किए तो जरूर करेंगे। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण पद्धति, आधुनिक में कैसा है ना, ये चीज़ें, आधुनिक में क्या अंतर है। चावल की खेती के लिए मैंने बोला था ना कि अभी चाय वाला बताया, चावल वाला मैंने पहले बता रखा है, ठीक है, उसे देख लेना है आपको। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय और भौतिक कारक को बताना है आपको।
उसके बाद उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, है ना। उद्योग पर्यावरण को निम्नीकरण कम करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। सड़क परिवहन के 3 गुणों के लिए, देखिए सड़क परिवहन एक सवाल इसी से बन रहा था आप लोग का, कौन सा सवाल था, रुको 1 मिनट हम देख के बता रहे हैं। ये सवाल था जो आप लोग का एक इस तरीके से था ना, हाँ, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता को बताना है, तो वही यही चीज़ होगा, यही सब होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये सब बहुत सारे परिवहन और संचार के साधन की जीवन रेखा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। मैंने बहुत सारे सवाल करा रखा है बच्चों, अगर आप नहीं किए रोपण कृषि क्या है इसकी विशेषता, जितना भी सवाल मैंने करा रखा है आप लोग जरूर करिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का 7 बजे शाम में आप लोगों का बहुत ही धाकड़ लाइव क्लासेस चलने वाला है और चलता भी है डेली, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, है ना, हमारे सी यूट्यूब चैनल मिशन टू पर। आप लोगों को सब्जेक्टिव मैंने रिकॉर्डेड डाल देता हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा समय चला जाता है, और ऑब्जेक्टिव मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव में ले लूँ, है ना। तो जुड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और सभी लोगों को बता दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।